Very good morning students, welcome to the class. Today we will again continue with the second chapter in your civics book, that is constitutional design, right? ओवरऑल एक बेसिक आइडिया आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में अभी तक हो गया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, क्यों किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो है नीड होती है, ठीक है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किन सर्कमस्टेंसेस में बनाया गया था, ठीक है, आफ्टर पार्टीशन, आफ्टर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री। सो टुडे वी विल डिस्कस द गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि किन वैल्यूज़ पे बेस्ड है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में किन वैल्यूज़ ने गाइड किया है, उन सबको स्टडी करेंगे हम आज। ओपन योर सिविक्स बुक, पेज नंबर 47, लास्ट पैराग्राफ। Guiding values of the Indian Constitution. In this book, we shall study the exact provisions of the Constitution on different subjects. अलग अलग विषयों पर हमारे Constitution के जो provisions है उनको हम discuss करेंगे. At this stage, let us begin by understanding the overall philosophy of what our Constitution is all about. मतलब एक basic idea लेने की हम कोशिश करेंगे कि Constitution हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसका एक मेन क्रक्स क्या है, ठीक है, वो समझने की कोशिश करेंगे। वी कैन डू दिस इन टू वेज। वी कैन अंडरस्टैंड इट बाय रीडिंग द व्यूज ऑफ सम ऑफ आवर मेजर लीडर्स ऑन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसको हम दो तरीक़ों से समझ सकते हैं। एक तो ये है कि जो मेजर लीडर्स हैं, बड़े बड़े लीडर्स रहे हैं हमारे, उनके व्यूज़ को हम सुनते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उनके व्यूज़ को जानते हैं क्या कहते हैं वो। बट इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट टू रीड वट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज अबाउट इट्स ओन फिलोसफी। लेकिन उसके साथ ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि खुद कॉन्स्टिट्यूशन अपने फिलोसफी के बारे में क्या कहता है। दिस इज़ वट द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डज। अब ये सब हमें कौन बताएगा? जो प्रियम्बल होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो भूमिका होती है, ठीक है, जो स्टार्टिंग में ब्रीफ में जो लिखा जाता है, प्रियम्बल बनाया, मतलब भूमिका जो होती है वो हमें पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है एक निचोड़, एक क्रक्स हमें बताती है। वो पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी होता है। प्रियम्बल पढ़ के आप जो है फिलॉसफी कॉन्स्टिट्यूशन की पता कर सकते हैं। Let us turn to this one by one. The dream and the promise. Some of you may have noticed a name missing from the sketches of the makers of the Constitution, महात्मा गांधी। ठीक है, आपको जो स्केचेस यहाँ पे अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, इसमें आपको महात्मा गांधी का स्केच नहीं दिखाई दे रहा होगा। He was not a member of the Constituent Assembly. ये जो है Constituent Assembly, कौन सी क्या होती है Constituent Assembly? वो लोगों का वो ग्रुप जिन्होंने मिलके कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया था, उनको हम, उस ग्रुप को हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। उसका पार्ट महात्मा गांधी नहीं थे। येट देयर वर मैनी मेंबर्स हु फॉलोड हिज विजन। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे मेंबर थे जो उनके विजन को फॉलो करते थे। ईयर्स अगो रिटन इन हिज मैगजीन यंग इंडिया इन 1931 ही हैड स्पेल्ड आउट व्हाट ही वांटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू डू। मतलब महात्मा गांधी क्या चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या काम करे, वो उन्होंने अपनी इस बुक में लिखा है। I shall strive for a constitution which will release India from all thraldom and patronage. I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country in whose making they have an effective voice, and India in which there shall be no high class and low class of people, and India in which all communities shall live in perfect harmony. There can be no room in such an India for the curse of untouchability or the curse of the intoxicating drinks and drugs. Women will enjoy the same rights as men. I shall be satisfied with nothing else. क्या क्या चीज़ें इन्होंने मेन बातें बोली है कि एक तो कोई क्लास ना हो, छोटे बड़े की, अमीर गरीब की कोई क्लास ना हो, छुआछूत ना हो, महिलाओं को बराबर अधिकार पुरुषों के मिले, ठीक है, लोग जो है नशे की आदत ना करते हों, और सभी के पास अपनी वॉइस, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, अपनी वॉइस समाज में रखने का, सोसाइटी में रखने का, सरकार को चुनने का, यानी कि अडल्ट फ्रेंचाइज की ये बात कर रहे हैं, वो अधिकार हो। इसके अलावा मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ और नहीं चाहता। ये क्रक्स है इनकी बात का। तो डेफिनेटली हम आज के टाइम में इन सभी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें प्रोवाइड की है। दिस ड्रीम ऑफ एन इंडिया
that has eliminated inequality was shared by Dr. Bhimrao Ambedkar, who played a key role in the making of the constitution, but he had a different understanding of how inequalities could be removed. ये जो ड्रीम था भारत का, जिसमें हम इनइक्वालिटीज़ को एलिमिनेट यानी कि ख़त्म कर रहे हैं, इनइक्वालिटीज़ मतलब असमानताओं को जहां हम ख़त्म कर रहे हैं, इस ओर जो ये जो फीलिंग्स हैं, ये जो ड्रीम है, ये सपना जो है भीमराव अंबेडकर जी ने भी देखा था, जो कि जिन्होंने कि की रोल प्ले किया था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, लेकिन उनका तरीका, उनका जो सोच थी वो थोड़ी डिफरेंट थी कि किन ढंग से किन तरीकों की मदद से हम इनइक्वालिटीज़ को हटा सकते हैं। ही ऑफन बिटरली क्रिटिसाइज महात्मा गांधी एंड हिज विज़न। वो बहुत ही कड़वे शब्दों में जो है क्रिटिसाइज करते थे महात्मा गांधी के विज़न को, महात्मा गांधी को और उनके विज़न को। इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच टू द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ही स्टेटेड हिज एंजाइटी वेरी क्लियरली। जो उनकी घबराहट थी, जो उनकी चिंता थी, वो उन्होंने क्लियरली अपनी स्पीच में, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की कंक्लूडिंग स्पीच थी उसमें कही थी। ऑन द 26th of January 1950 वी आर गोइंग टू एंटर अ लाइफ ऑफ कॉन्ट्राडिक्शंस। कॉन्ट्राडिक्शंस क्या होता है? विरोधाभासी। हम जो है 26 जनवरी 1950 को हम एक विरोधाभासी सिचुएशन में, जहाँ पे विरोध होगा सिचुएशंस का, मतलब सोच का, उसमें हम एंटर करने वाले हैं। इन पॉलिटिक्स वी विल हैव इक्वालिटी एंड इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ वी विल हैव इनइक्वालिटी। वो कहते हैं राजनीति में तो हमारे पास इक्वालिटी होगी, लेकिन सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से हमारे पास इनइक्वालिटी, असमानता ही होगी। इन पॉलिटिक्स वी विल बी रिकॉग्नाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट। पॉलिटिक्स में तो हमने कर लिया वन मैन वन वोट, यानी कि सबको वोट देने का अधिकार तो हमने दे दिया। एंड वन वोट वन वैल्यू, और हर एक वोट की एक ही वैल्यू होगी। ऐसा नहीं होगी अमीर की वैल्यू, अमीर की वोट की वैल्यू ज़्यादा है, गरीब के वोट की वैल्यू कम है। हर एक इंसान के पास एक वोट होगी और हर वोट की वैल्यू सेम होगी। In our social and economic life, we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man one value. लेकिन हमारे सामाजिक ताने बाने में हम क्या है, जो प्रथाएं चलती आ रही है उसमें वन मैन वन वैल्यू नहीं होगी, एक इंसान की एक समान वैल्यू नहीं हो सकती। How long shall we continue to live this life of contradiction? कब तक हम इतनी मतलब कब तक हम इस तरीके की कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना कि पॉलिटिकली तो हम वन वोट वन राइट की बात कर रहे हैं, लेकिन सामाजिक रूप से ऐसा नहीं है। सामाजिक रूप से क्या है, अभी भी जो है ऊंच नीच है, गरीबी अमीरी है, छुआछूत है, जाति प्रथा है, ये सब चीज़ें हैं। तो हम इतने इस तरीके के कॉन्ट्राडिक्शन में कब तक जी पाएंगे? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. वो कहते हैं कि अगर हम इस तरीके से ही चलते रहे तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो मतलब डेमोक्रेसी का कोई इसका मतलब नहीं रह जाएगा कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, अगर यही चीज़ें इस तरीके से कंटिन्यू रहेंगी तो। Finally, let us turn to Jawaharlal Nehru giving his famous speech to the Constituent Assembly at the stroke of midnight on 15th August 1947। 1947 में 15 अगस्त 1947 को जो जवाहरलाल नेहरू ने फेमस स्पीच दी थी, उसको हम पहले रीड आउट करते हैं। लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्राइस्ट विद डेस्टिनी एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेज नॉट होली और इन फुल measures but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. A moment comes which comes by but rarely in history, when we step out from the old to the new, when an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. कह रहे हैं कि जब पूरी दुनिया सो रही है उस समय में इंडिया जो है जाग रहा है। इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। इंडिया जो है अपनी ज़िंदगी के लिए जाग रहा है, फ्रीडम के लिए जागा हुआ है। ऐसा मोमेंट जो कि रेयरली, बहुत ही कम हिस्ट्री में आया होगा, व्हेन वी स्टेप आउट, जब हम जो है पुराने से नए की ओर बढ़ रहे हैं। एक पुरानी एज, एक पुरानी जो मतलब जो ब्रिटिश राज था वो ख़त्म हो रहा था, तो एक पुरानी एज एंड हो रही है। व्हेन द सोल ऑफ आवर नेशन, जो हमारे राष्ट्र की जो आत्मा है, जो कि बहुत लंबे समय से सप्रेस्ड यानी कि दबाया कुचलाई गई थी, फाइंड्स अटरेंस, मतलब फाइनली वो अटरेंस यानी कि बोलने लायक हो गई है, जिसको दबाया कुचलाया गया था। इट इज़ फिटिंग दैट एट दिस solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still large cause
कॉज ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब क्या कह रहे हैं, हम अपने देश की मानवता को, हमारे अपने देश के लोगों की सर्विस के लिए डेडिकेट होने की प्लेज लेते हैं। फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आज़ादी और जो पावर होती है, यानी कि जैसे पॉलिटिकल पावर इनको मिली हुई है, तो ये साथ में क्या लेके आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आती है। दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी रीसेट्स अपॉन दिस असेंबली अ सोवरेन बॉडी रिप्रेजेंटिंग द सोवरेन पीपल ऑफ इंडिया। सोवरेन का मतलब जो, मतलब सभी लोगों को, संवैधानिक जो बॉडी है, एक सबसे ऊंची जो बॉडी है, वो सबसे मतलब पूरे कंट्री के लोगों को रिप्रेजेंट कर रही है। बिफोर द बर्थ ऑफ द फ्रीडम वी हैड एंड्योर ऑल द पेन्स ऑफ लेबर एंड आवर हार्ट आर हैवी विद द मेमोरी ऑफ दिस सॉरो। जब हमें फ्रीडम मिली, वो हमें कैसे मिली, बहुत सारे पेन से मिली, बहुत सारे जो है कष्टों से मिली है, और हमारा जो हार्ट है वो बहुत हैवी है। जो पुरानी मेमोरी, जो दुख भरी मेमोरीज है, उनको याद करके सम ऑफ दोज पेन्स कंटिन्यू इवन नाउ, कुछ जो दर्द है वो अभी भी कंटिन्यू है। नेवरदलेस, फिर भी, द पास्ट इज ओवर, पास्ट जो है ख़त्म हो चुका है, एंड इट इज़ द फ्यूचर दैट बिलोंग्स दैट बैकन्स टू अस नाउ, और अब ये फ्यूचर ही है जो हमें आगे बढ़ाएगा। दैट फ्यूचर इज़ नॉट ऑफ ईज एंड resetting but to of incessant striving so that we may fulfill the pledges we have so often take, and the one we shall take today. The service of India means the service of millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity. The ambition of the greatest men of our generation has been to wipe every tear from every eye that may be beyond us, but as long as there are tears and suffering, so long our work will not be over. ये क्या क्या बातें कही इन्होंने, गरीबी अमीरी नहीं होगी, सामाजिक मतलब असमानता समाज में नहीं होगी, जब तक एक भी आंख में आंसू रहेगा तब तक हमारा काम खत्म नहीं होगा, हमें हर एक आंख से आंसू को मिटाना है। ये इनकी जो है फेमस स्पीच है जवाहरलाल नेहरू की। फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं अब हम। वैल्यूज दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल एंड वर इन टर्न नर्चर्ड बाय इट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द इंडियाज डेमोक्रेसी। जो फाउंडेशन है, जो नींव है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी की, भारत की उसकी लोकतंत्र की, वो क्या है, जो वैल्यूज़ दैट इंस्पायर्ड एंड गाइडेड द फ्रीडम स्ट्रगल, वो वैल्यूज जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई को इंस्पायर किया था, गाइड किया था, वर टर्न नर्चर्ड बाय इट, और जो जिसकी मदद से हम जो है इस आज़ादी को पा सके थे, वही वैल्यूज़ जो है हमारे जो लोकतंत्र है उसकी जो है नींव है। These values are embedded in the preamble of the Indian Constitution। यही वैल्यूज़ जो है एम्बेडेड की गई है, यानी कि उसमें दर्शाई गई हैं, किसमें, हमारे प्रियम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन के। दे गाइड ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जो भी हमने आर्टिकल्स डाले हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, उन सबको गाइड करती है। मतलब इस प्रियम्बल में जो लिखा हुआ उसको दिमाग में रख के ही हम किसी भी आर्टिकल को फ्रेम करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट ऑफ इट्स बेसिक वैल्यू, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत किससे होती है, एक शॉर्ट स्टेटमेंट से होती है जो कि इसकी बेसिक वैल्यू को बताती है। दिस इज कॉल्ड द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसी को ही हम क्या बोलते हैं, प्रियम्बल बोलते हैं, जहाँ पे शॉर्ट में पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यू बताई गई है। Taking inspiration for American model, most countries in the contemporary world have chosen to begin their constitution with a preamble। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि अमेरिका ने इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है जहाँ पे वो पहले प्रियम्बल को उन्होंने लिखा हुआ है, उसे इंस्पायर होते हुए जितनी भी कंटेम्प्रेरी, यानी कि उस समय के जितनी भी कंट्रीज थी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की, उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को प्रियम्बल से शुरू करना चूज़ किया है। Let us read the preamble of our constitution very carefully and understand the meaning of each of its key word। प्रियम्बल को हम रीड आउट करते हैं और उसके एक एक वर्ड को एक एक शब्द की जो है बहुत इम्पोर्टेंस है, अलग उसका मीनिंग है, तो वो की वर्ड जो है इसमें उनकी मीनिंग आपको पता होने चाहिए। द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रीड्स लाइक अ पोएम ऑन डेमोक्रेसी, ये एक मतलब लोकतंत्र के ऊपर लिखी गई कविता की तरह है। इट कंटेन्स द फिलोसफी ऑन विच द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बिन बिल्ड। ये क्या बताती है, वो फिलोसफी के बारे में बताती है जिसके बेसिस पे हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है।
इट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्ड टू एग्जामिन एंड इवेल्युएट एनी लॉ एंड एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। ये क्या प्रोवाइड करती है? एक स्टैंडर्ड। इसने क्या करा? एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि इस स्टैंडर्ड को ध्यान में रख के आपको एक एक कानून बनाना है। सरकार जो है काम करेगी वो सब इस स्टैंडर्ड को फॉलो करके करेगी। जैसे होता है ना कि कुछ हमने स्टैंडर्ड रूल्स बना दिए, अब हमेशा जब भी आप काम करेंगे आपको वो रूल्स, वो स्टैंडर्ड्स हमेशा ध्यान में रखने। जब भी आप कोई नया कानून बना रहे हैं, सरकार कामकाज कर रही है, हर चीज़ में आपको इन नए लॉज मतलब इन स्टैंडर्ड्स को हमेशा दिमाग में रखना है। ठीक है, क्लियर? टू फाइंड आउट वेदर इट इज़ गुड और बैड, इट इज़ द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारतीय संविधान की ये क्या है? आत्मा है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट। देखो सब, आप इसको खुद पढ़ो और एक एक चीज़ का यहाँ पे साइड में जो है मीनिंग इसका गिवन है, पढ़ो और समझो आपको कितना समझ में आता है। जैसे सोवरेन है, क्या मीनिंग है इसका? जस्टिस है, क्या मीनिंग है इसका? लिबर्टी है, इन सब के मीनिंग यहाँ पे गिवन है। आप इसको खुद रीड आउट करेंगे और एक एक वर्ड का, सेकुलर है जैसे, सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक है, इनके वर्ड को, ये वर्ड के मीनिंग आपको लर्न होने चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा कि प्रियम्बल में लिखी हुई बातें क्या कह रही हैं। ठीक है। इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट मेयरली अ स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज़ एंड फिलॉसफी। देखो कॉन्स्टिट्यूशन सिंपली कुछ स्टेटमेंट्स ही नहीं होता वैल्यूज़ और फिलॉसफी की। एज वी नोटेड अबाउट, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली अबाउट एम्बॉडिंग दीज वैल्यूज इनटू इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स। मतलब जो भी संस्थाएं काम करेंगी, चाहे वो सरकार है, कानून व्यवस्था है, ठीक है, हर चीज, हर वो जो इंस्टीट्यूशन है वो इस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके ही काम करेगा। मच ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अबाउट दिस अरेंजमेंट। ठीक है, ज़्यादातर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इन्हीं अरेंजमेंट्स के बारे में बात करता है। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट, बहुत ही लंबा और डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है। इट इज़ अ वेरी देयरफॉर इट नीड्स टू बी अमेंडेड क्वाइट रेगुलरली टू कीप इट अपडेटेड। इसलिए इसको जो है बार बार अमेंड करने की, इसमें सुधार करने की ज़रूरत रहती है ताकि इसको अपडेटेड रखा जा सके। दोज हु क्राफ्टेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ट दैट इट हैज़ टू बी इन अकॉर्डेंस विद पीपल्स एस्पिरेशंस एंड चेंजेस इन सोसाइटी। जिन्होंने भी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है उनको क्या महसूस होता है कि इसको इस तरीके से बनाया जाना चाहिए जो लोगों की जो इच्छाएं हैं, एस्पिरेशंस हैं, और जो लोगों की जो समाज में जो चेंजेस आते हैं उनको ध्यान में रखते हुए इनमें अमेंडमेंट्स की जानी चाहिए। दे डिड नॉट सी इट एज अ सेक्रेट, स्टैटिक एंड अनअल्टरेबल लॉ। वो लोग इसको एक पवित्र, एक स्टैटिक मतलब एक स्थिर, या फिर एक अनअल्टरेबल मतलब जिसको एडिट ही नहीं किया जा सकता, जिसमें कोई चेंजेस ही नहीं किया जा सकता, ऐसा एक्ट नहीं मानते। मतलब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया ज़रूर है लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि ये जो बन गया आपको मतलब आगे 100, 200, 300 सालों तक इसको ही फॉलो करना है। ये कोई ऐसा पवित्र और एक मतलब स्थिर या फिर अनअल्टरेबल यानी कि जिसको चेंज ही नहीं किया जा सके, ऐसा कोई लॉ, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट हमने तैयार नहीं किया है समय समय पे। जैसे जैसे देखो हर बार कुछ ना कुछ समाज में चेंजेस आते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें नई चीज़ें अडेप्ट करनी ही पड़ती हैं। तो इतना स्कोप कॉन्स्टिट्यूशन में छोड़ा गया है कि किसी कुछ नई चीज़ ऐड करनी है या कोई पुरानी चीज़ रिमूव करनी है, जिसको हम क्या कहते हैं, अमेंडमेंट कहते हैं, उसको आप कर सकते हैं। These changes, so they made provisions to incorporate changes from time to time। इसलिए उन्होंने इसमें provisions डाले हैं कि अगर आपको कोई भी changes इसमें लेके आने हैं समय समय पर तो आप इसमें कर सकते हैं। These changes are called constitutional amendment। इन changes को ही हम बोलते हैं constitutional amendment। The constitution describes the institutional arrangements in a very legal language। ठीक है, बहुत ही जो कानूनी भाषा है उसमें जो है ये आपको अरेंजमेंट्स बताते हैं। इफ़ यू रीड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फर्स्ट टाइम इट कैन बी क्वाइट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अगर आप पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो ये बहुत मुश्किल आपको लगेगा। येट द बेसिक इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन इज़ नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। लेकिन इसका जो बेसिक डिज़ाइन है, इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है, उसको समझना बहुत मुश्किल नहीं है। लाइक एनी कॉन्स्टिट्यूशन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन अ प्रोसीजर फॉर चूजिंग पर्सन्स टू गवर्न द कंट्री। हर एक कॉन्स्टिट्यूशन की तरह भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है कि जो भी सरकारी जैसे प्रधानमंत्री को चुनना, राष्ट्रपति को चुनना, आपका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको चुनना, गवर्नर को चुनना, इन सब के जो भी प्रोसीजर होंगे उन सब के बारे में हमें कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बताता है। इट डिफाइंस हु विल हैव हाउ मच पावर टू टेक विच डिसीजन। कोई भी निर्णय लेने के लिए किसी इंसान के पास
कितनी पावर है वो हमें ये बताता है कि राष्ट्रपति की क्या पावर्स हैं, उपराष्ट्रपति की क्या पावर है, स्पीकर की क्या पावर है, ठीक है, प्रधानमंत्री की क्या पावर है, हर चीज़ हमें ये, अटॉर्नी जनरल है उनकी क्या पावर है, सब चीज़ें ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलती हैं। एंड इट पुट्स लिमिट टू व्हाट द गवर्नमेंट कैन डू बाय प्रोवाइडिंग सम राइट्स टू द सिटीजन दैट कैन नॉट बी वायलेटेड। और इसी तरीके का ये सरकार के ऊपर अंकुश लगाता है कि कुछ ऐसे अधिकार हैं लोगों को जिनके वो उनसे छीन नहीं सकते, यानी कि भारतीय नागरिकों के पास कुछ ऐसे अधिकार हैं जिनको सरकार भी छीन नहीं सकती है, ठीक है। The remaining 3 chapters in this book are about these 3 aspects of the working of the Indian Constitution. बाकी के 3 चैप्टर जो कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग है उसके ऊपर ही लिखे गए हैं. We shall look at some key constitutional provisions in each chapter and understand how they work in democratic politics. But this textbook will not cover all the silent features of the institutional design in the Indian Constitution. Some other aspects will be covered in your textbook next year. ठीक है, अलग आगे आने वाले चैप्टर्स में कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल जो डिज़ाइन की जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. आगे आने वाली क्लासेस में 10th में जैसे आप जाएंगे तो आप और ज़्यादा इसके बारे में स्टडी करेंगे एंड सो ऑन. यहाँ पे आपका चैप्टर जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है. क्लियर. एक काम करना है आपको, ये जो आपका प्रियम्बल है इसको आप रीड आउट करके आएंगे बहुत अच्छे से और इसके कीवर्ड्स के मीनिंग आपको लर्न होने चाहिए. ठीक है, ये आपका होमवर्क है आज का. प्रियम्बल पढ़ना है आपको अपने कॉन्स्टिट्यूशन का और उसके कीवर्ड्स को समझना है, लर्न करना है. ठीक है, कीवर्ड्स क्या होते हैं? देखो, जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं जैसे कि फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोशलिस्ट, सेक्युलर, सोवरेन, वी द पीपल ऑफ इंडिया. मतलब देखो हर एक चीज़ के आपको मीनिंग बताए. वी द पीपल ऑफ इंडिया का क्या मतलब है? द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन ड्रॉन अप एंड इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव. मतलब भारतीय लोगों ने ही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू ही ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है एंड नॉट हैंडेड डाउन टू देम बाय अ किंग और एनी आउटसाइड पावर. और इसको जो है हमने किसी किंग को हैंड ओवर नहीं किया है, ना ही किसी आउटसाइड पर्सन को इसको हमने हैंड ओवर किया है. तो इसमें एक एक चीज़ के मीनिंग है, आप समझोगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक वैल्यू हमारी क्या है. ठीक है, चैप्टर कंप्लीट है आपका.